ये सीए इंटर ऑडिट का सबसे इजी चैप्टर है। कैसे? सिंपली इसमें से 3 to 5 मार्क्स का पूछा जाता है और ये सीए इंटर ऑडिट का सबसे छोटा चैप्टर है। 17 पेजेस मॉड्यूल में दिए गए हैं, राइट, टोटल कि जो पढ़ने लायक है। तो वो जो 17 पेजेस है उसमें से 3 to 5 मार्क्स की गारंटी कोई और चैप्टर नहीं दे सकता कि इसमें से 3 to 5 मार्क्स का पूछेंगे ही, राइट। दैट्स वाई ये सबसे इजी चैप्टर कह सकते हैं और इतना डिफिकल्ट भी नहीं है कि आपको याद रखने में या फिर समझने में मुश्किल पड़े। तो इसीलिए मेरे हिसाब से ये सबसे इजी चैप्टर है, इसमें से इजीली आपको 3 to 5 मार्क्स की गारंटी मिल सकती है। और आई एडवाइस कि ऑडिट में अगर आपको ऐसा कोई भी चैप्टर मिल रहा है, ऐसा कोई भी टॉपिक है, तो वो आप अच्छे से करके जाएंगे तो उसमें पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। 70 में से 3 to 5 मार्क्स इज अ वेरी गुड डील, राइट। तो वो आपको पास होने में या फिर ज्यादा मार्क्स लेने में काफी हेल्पफुल होंगे और आपको ये फटाफट ये चैप्टर भी काफी फटाफट हो जाएगा। हम भी ट्राई करेंगे 1 घंटे के अंदर अंदर ये सेशन कंप्लीट कर दे एनालिटिकल प्रोसीजर का पूरा रिवीजन, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 एनालिटिकल प्रोसीजर SF 520, राइट। हमने एनालिटिकल प्रोसीजर है वो चैप्टर 3 जो था उसके पार्ट 1 में समझा था। चैप्टर 3 का पार्ट 1 था वो SF 500 रिलेटेड था। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी देख लीजिएगा, राइट। तो ऑडिट एविडेंसेस जो था SF 500 हमने उसमें पढ़ा था, राइट। उसमें एक ऑडिट प्रोसीजर हमने समझी थी, वो थी एनालिटिकल प्रोसीजर। तो एनालिटिकल प्रोसीजर है वो SF 520 का पार्ट है, मतलब 500 की सीरीज का ये पार्ट है। ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने के लिए एनालिटिकल प्रोसीजर यूज की जाती है, राइट। तो वही हमें समझना है। एनालिटिकल प्रोसीजर में फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल डेटा के बीच की रिलेशनशिप कंसीडर की जाती है, लाइक ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, कंपैरिजन वगैरह सब कुछ करके एनालिसिस करके हम ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करेंगे और रीजनेबल एश्योरेंस लेंगे ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट। काफी इजी चैप्टर है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं SF 520 एनालिटिकल प्रोसीजर। इसमें ये जो इंट्रोडक्शन है वो आपको रीड करने की जरूरत नहीं है। जो इलस्ट्रेशन 1 है, राइट, इलस्ट्रेशन 1 में ऐसा दिया गया है कि अगर कोई एक क्लाइंट का हम ऑडिट कर रहे हैं, वो जहां पर वो जो क्लाइंट की प्रीमाइसेस है, राइट, उसका हमने रेंट एग्रीमेंट वगैरह चेक कर लिया, तो वो रेंट एग्रीमेंट के हिसाब से रेंट एक्सपेंसेस बराबर बुक हुआ है। बट हमने एडजेसेंट जो भी कोई प्रीमाइस थी, राइट, उसका मतलब एरिया में सर्वे किया तो पता चला कि जो ये एंटिटी है जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं वो ज्यादा रेंट पे कर रहे हैं। तो वो क्या हुआ, कंपैरिजन हुआ कि वो जो एरिया है उसमें जनरल रेंट का एक्सपेंस क्या है, रेंट के रेट्स क्या है और जो क्लाइंट है वो कितना पे कर रहा है, राइट। तो उसे कंपैरिजन किया और पता चला कि वो रेंट एक्सपेंस ज्यादा पे कर रहे हैं। तो उसमें कुछ डाउट हुआ और फिर हम आगे की ऑडिट प्रोसीजर कर सकते हैं। उन जो मैनेजमेंट है उनके पास से हम उसके लिए रीजंस भी पूछ सकते हैं। अगर वो रीजन जस्टिफाइबल लगेंगे तो हम आगे चलेंगे बाकी हम मॉडिफाइड ओपिनियन दे सकते हैं या फिर और कोई ऑडिट प्रोसीजर करके हम अपना रीजनेबल एश्योरेंस ले सकते हैं, राइट। तो ये एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। जो समरी थी वो मैंने आपको समझा दिया है, राइट। चलिए यहां से पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, पेज नंबर 8.2 पर है। As per the standards on auditing SF 520 analytical procedures, the term analytical procedure means evaluations of financial information through analysis of plausible relationship among both financial and non-financial data. हमें इवेल्यूएट क्या करना है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को ही इवेल्यूएट करना है, बट किस तरह से, प्लॉसिबल रिलेशंस, प्लॉसिबल मतलब पॉसिबल या फिर लॉजिकल रिलेशनशिप कह सकते हैं, अमोंग बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा, फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल डेटा हम कंसिडर करेंगे। जो हमने इलस्ट्रेशन 1 की जो बात की उसमें क्या था कि रेंट एक्सपेंस था, राइट, उससे कितना मतलब जनरल रेट क्या चल रहा है रेंट का, मतलब वहां पर एरिया कितना है, उन सभी को कंसिडर करके उन्होंने कैलकुलेट किया, राइट। तो उसमें जो एरिया कवर्ड है या फिर कंपेयर किया है कि दूसरे लोग कितना पे करें, उनकी एरिया कितना है, वो सब कुछ नॉन फाइनेंशियल डेटा है। और जो रेट वगैरह है, राइट, तो जो रेट है वो फाइनेंशियल डेटा है, उसके ऊपर से हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या मिली, रेंट एक्सपेंस। तो वो रेंट एक्सपेंस को हमें चेक करने के लिए हमने फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल डेटा को कंसिडर किया है। वो क्या है, एनालिटिकल प्रोसीजर, उसका ऐसे 520, राइट। Analytical procedure also encompass such investigation as is necessary of identified fluctuations or relationships that are inconsistent with other relevant information or that differ from expected values by a significant amount. इसमें हम क्या चेक करेंगे कि
हमारे हिसाब से जो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा है उस हिसाब से क्या होना चाहिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है और एक्चुअल रिजल्ट्स क्या है, और उनको कंपेयर करेंगे और उसमें जो डेविएशंस डिफरेंसेस आ रहे हैं उससे हम एनालाइज करेंगे, राइट। वो जनरल प्रोसेस रहेगी, इन्वेस्टिगेट करेंगे वो डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं। यहां पर फिर से वो डेफिनेशन ही दी गई है। फिर जो इलस्ट्रेशन 2 है, राइट, वो है रिगार्डिंग द वेजेस पेड टू लेबर्स वगैरह। तो लेबर्स को किस तरह से वेजेस पे किया जाता है, जनरली वो कितनी आवर्स काम करते हैं, या फिर वो पीस रेट बेसिस पर उन्होंने कितने यूनिट्स या पीसेस प्रोड्यूस किए, उस हिसाब से भी हो सकता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर वो आर्ली बेसिस पर उन्हें पे किया जाता है तो उन्होंने कितने घंटे काम किया और पर आवर कितना रेट था, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें पता चल सकता है कि वेजेस एक्सपेंस क्या है। तो हम वेजिस एक्सपेंस के लिए वो जो स्लिप वगैरह है, पेमेंट जो भी किया है उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह इंस्पेक्ट कर सकते हैं, वो वन ऑफ द प्रोसीजर है। हम दूसरा ऐसा भी कर सकते हैं कि टोटल आवर्स कितनी आवर्स लेबर्स ने जनरली काम किया है, जनरल रेट क्या है, हाँ उसमें भी अगर अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड वाले अलग अलग लेबर्स को अलग अलग पेमेंट किया जाता है तो वो रेट को कंसीडर करके और उस हिसाब से आवर्स को कंसीडर करके हम मल्टीप्लाई करेंगे और वेजिस एक्सपेंस कितना होना चाहिए वो देखेंगे। वो वेजिस एक्सपेंस जो हमारे आवर्स और रेट्स को मल्टीप्लाई करके हमें जो मिला है और एक्चुअल में जो वेजिस एक्सपेंस पीएनएल में बुक किए हैं उन दोनों को कंपेयर करेंगे, उसमें कितना डिफरेंसेस है वो हम पता कर सकते हैं। वो एनालिटिकल प्रोसीजर ही है, राइट। तो यहां पर हमें अगर डिफरेंस आ रहा है तो ऐसे भी रीजंस हो सकते हैं कि ओवर टाइम किया है, आइडल टाइम के कुछ ज्यादा मिले है वो वजह हो सकती है, या और कोई पेनल्टी फाइन वगैरह लिया है तो वो हो सकता है। तो वो सारी चीजें हमें इन्वेस्टिगेट करने के बाद अगर वो जो डिफरेंस है एक्चुअल जो मिला है और हमने जो एस्टिमेट किया है उन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो क्यों मिला है वो हमें फर्दर इन्वेस्टिगेट करना रहेगा। अगर उसमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं है तो हम मान सकते हैं कि वेजेस एक्सपेंस बराबर है। काफी कम टाइम पे हमने पूरा वेजेस एक्सपेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब एनालिटिकल प्रोसीजर है वो लार्ज डेटा पे अप्लाई करना काफी बेनिफिशियल रहता है। वो इजीली आपको पूरे पॉपुलेशन के लिए आपको इंफॉर्मेशन या फिर एविडेंस दे सकता है, राइट। इसीलिए ये ज्यादा टेक्निकल, ज्यादा रिलायबल और रिलेवेंट प्रोसीजर है। और जनरली आजकल जो बड़ी सीए फर्म्स है जनरली उसमें एनालिटिकल प्रोसीजर की जाती है। जो वो वाउचिंग वगैरह रहता था वो काफी कम हो गया है, उससे फोकस अब एनालिटिकल प्रोसीजर पर ही जा रहा है काफी, क्योंकि उसके वजह से पूरे पॉपुलेशन पर हमें पूरे पॉपुलेशन के ऊपर हमें रिजल्ट मिल पाएगा, सेटिस्फेक्शन मिल पाएगा और वो जो लार्ज डेटा है वो काफी कम टाइम पे हम प्रोसीड कर पाएंगे और जल्दी से रीजनेबल एश्योरेंस मिल जाएगा। वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ही हमें मिल जाएंगे, राइट। इसीलिए ज्यादा बेनिफिशियल रहता है, राइट। ये जो वेजेस एक्सपेंस हमने कैलकुलेट की है वो हम प्रीवियस ईयर के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं ताकि पता चले कि प्रीवियस ईयर में कितना था, इस साल में कितना है और उसमें कितना डिफरेंस हुआ है, इंक्रीज या डिक्रीज जो भी है वो हम समझ सकते हैं। उससे पता चलेगा, उससे फिर हम इन्वेस्टिगेट फर्दर कर ही सकते हैं, बट ये हमें काफी इंपॉर्टेंट एविडेंस मिल जाएगा, राइट। फिर हम कर सकते हैं कि इंडस्ट्री डेटा के हिसाब से क्या वेजेस एक्सपेंस है जनरली, या फिर इनका बजटेड कितना था और एक्चुअल में कितना हुआ है, वो सब कुछ हम कंपेयर कर सकते हैं और वो कंपैरिजन से हमें काफी अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, राइट, जो ज्यादा ही बेटर रहते हैं ऑडिटर को ऑडिट करने के लिए, राइट। तो ये इलस्ट्रेशन 2 आप एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए, then analytical procedure include the consideration of comparison of entities financial information with as well as consideration of relationship। इसमें दो चीजें कंसिडर की जाती हैं, एक तो एंटिटीज की जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, राइट, उसकी रिलेशनशिप क्या है, राइट, उसमें अदर प्रोसीजर्स को हम अप्लाई करते हैं और हमारी एनालिटिकल प्रोसीजर बन जाती है, राइट। चलिए, यहां पर है एग्जांपल्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर हैविंग कंसिडरेशन ऑफ कंपैरिजंस ऑफ द एंटिटीज इंफॉर्मेशन आर। कैसे कैसे कंपैरिजन हम कर सकते हैं। कंपेरेबल इंफॉर्मेशन फॉर प्रायर पीरियड्स हम प्रीवियस ईयर के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जनरली पीएनएल वगैरह में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कितना एक्सपेंस बढ़ा है, राइट। अगर एक्सपेंस बढ़ा है तो क्या वो इनकम भी बढ़ी है, इनकम बढ़ी है उसी हिसाब से एक्सपेंस बढ़ा है या नहीं, वो हम देख सकते हैं अगर वो इनकम के साथ डायरेक्टली रिलेटेबल हो तो, राइट। फॉर एग्जांपल परचेस है तो परचेस और सेल्स है तो वो दोनों के बीच रिलेशन होगी, क्योंकि रॉ मटेरियल अगर जितना परचेस किया है तो मतलब सेल भी उतना बढ़ना चाहिए, तो एक्सपेंस बढ़ा हो तो बराबर है। हाँ, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस है, वो सारे डिस्क्रिशनरी एक्सपेंस है, वो हम हर बार कंपेयर करेंगे और जो हमें रिजल्ट मिलेगा मतलब वो गलत ही है, कुछ ऐसा नहीं मान सकते क्योंकि वो हर साल चेंज हो सकता है, राइट। बट जनरली परचेस है
एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है, तो उसमें कोई भी अगर चेंजेस आ रहे हैं तो वो क्यों चेंजेस आ रहे हैं वो हम समझ सकते हैं, उसको किसी ना किसी के साथ रिलेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस या रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह एक्सपेंस जो डिस्क्रिशनरी एक्सपेंस है उसे कभी भी कंपेयर ना करें। उसको हम कंपेयर करेंगे, बट उनको कंपेयर करने से हमें एग्जैक्टली आंसर नहीं मिलेगा कि वो जो सिर्फ कंपैरिजन किया और उसमें जो डिफरेंस आया इसका मतलब कुछ गलत ही है, राइट। उसमें गलत होने के चांसेस नहीं है, वो जस्टिफाइबल हो सकते हैं, बट जनरली परचेस सेल्स है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है, वेजेस वगैरह है, वो किसी ना किसी एक्सपेंस इनकम से रिलेटेड होते हैं, इसीलिए हम उसे इजीली कंपेयर कर सकते हैं और उसमें से जो रिजल्ट मिलेगा वो ज्यादा रिलेवेंट होगा। या फिर एग्जाम्पल है वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। देन anticipated results of the entity such as budgets, forecast or expectation of the auditor such as an estimation of depreciation। एंटिसिपेशन, एक्सपेक्टेशन, बजट वगैरह है उनसे हम कंपेयर कर सकते हैं। देन सिमिलर इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन सच एज कंपैरिजन ऑफ द एंटिटीज रेशियो ऑफ सेल्स टू अकाउंट्स रिसीवेबल विद इंडस्ट्री एवरेज और विद अदर एंटिटीज ऑफ कंपेरेबल साइज इन द सेम इंडस्ट्री। हम इंडस्ट्री डेटा के साथ या फिर कॉम्पिटिटर है उनके साथ सेम साइज की कोई भी अगर अलग एंटिटी है उसके साथ हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एग्जांपल्स है वो 3 टाइप के कंपैरिजन पॉसिबल है, एक विद प्रायर पीरियड्स, एक विथ एंटिसिपेशन, बजट्स, एस्टिमेशन एंड थर्ड वन विथ इंडस्ट्री एंड विथ कॉम्पिटिटर्स, राइट। ये आपको पूछ सकते हैं, तो अच्छे से समझिएगा, काफी इजी है। एग्जाम्पल्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर हैविंग कंसिडरेशन ऑफ रिलेशनशिप आर, कैसे कैसे रिलेशनशिप हम कंसिडर कर सकते हैं। हमने जो एनालिटिकल प्रोसीजर की डेफिनेशन में ही देखा वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एज वेल एज फाइनेंशियल डेटा एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल डेटा, तो वो एक रिलेशनशिप हो गई कि फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा के बीच क्या रिलेशन है, उससे हम एनालिटिकल प्रोसीजर करेंगे। और दूसरा है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक आइटम को फाइनेंशियल स्टेटमेंट की दूसरी आइटम के साथ हम कंसिडर करेंगे। Among elements of financial information that would be expected to confirm to be predictable pattern based on entity's experience such as gross margin percentage। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है उनके साथ लाइक ग्रॉस प्रॉफिट जो ग्रॉस मार्जिन परसेंटेजेस है, ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज है तो हम ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स को कंसिडर करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट, पीएनएल ट्रेडिंग अकाउंट के एलिमेंट्स है, तो उनके बीच क्या रिलेशन है वो हम कंसिडर करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है वो प्रीवियस ईयर में कितना था, इस साल कितना है, वो हम कंपैरिजन कर सकते हैं। मतलब जो एनालिटिकल प्रोसीजर है उसमें हम एक चीज हम रिलेशनशिप कंसिडर करेंगे और एक यहां से कंपैरिजन कंसिडर करेंगे, राइट, दोनों ही एक साथ होगी। मतलब हमने जैसे बोला कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को हम कंसिडर करना है तो ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स है उनके ऊपर से हमने रेशियो फाइंड किया, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, राइट, कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, उससे हम प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर कर सकते हैं, एंटीसिपेशन या बजट के साथ कंपेयर कर सकते हैं, या फिर इंडस्ट्री या कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर कर सकते हैं, तो हमारा एनालिटिकल प्रोसीजर पूरा होगा, राइट। ये हम एक कर सकते हैं। दूसरी जो रिलेशनशिप है बिटवीन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड रिलेवेंट नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सच एज पेरोल कॉस्ट टू नंबर ऑफ एम्प्लॉय, पेरोल का जो कॉस्ट है और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो है उन दोनों के बीच की रिलेशन भी हम कंसिडर कर सकते हैं। एम्प्लॉइज कितने हैं और रेट या फिर जो कॉस्ट है वो कितना है, उनसे पता चल पाएगा कि वेजेस एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है वो कितना होना चाहिए। उससे हम कंपेयर कर सकते हैं प्रीवियस ईयर से, एंटिसिपेशन या बजट से, या फिर कॉम्पिटिटर या इंडस्ट्री डेटा से, राइट। ये एनालिटिकल प्रोसीजर हो जाएगी। ये जो रिलेशनशिप वाला जो है ना एग्जांपल्स, वो एक बार पूछा हुआ है, आई थिंक नवंबर 22 में पूछा था। ये इतना ही लिखना था और 3 मार्क्स, ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, राइट। चलिए इलस्ट्रेशन 3 आप एक बार देख लीजिएगा। वेरियस मेथड्स में बी यूज्ड टू परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर। These methods range from performing simple comparison to performing complex analysis using advanced statistical techniques। इसमें काफी सिंपल, लाइक आप अगर वेजेस का एग्जांपल ही ले तो जो उसमें क्या लेबर की जो कितनी आवर्स उन्होंने काम किया और रेट क्या है, उनसे हमने वेजेस एक्सपेंस आइडेंटिफाई कर दिया, वो काफी सिंपल है, राइट। रेंट था तो उसे कंपेयर कर दिया, काफी सिंपल प्रोसीडिंग है। फिर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, वो सब कुछ काफी सिंपल है। उसके अलावा भी मतलब वो रेंज जो है वो काफी सिंपल प्रोसीडिंग्स, सिंपल एनालिसिस से लेकर जो स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज करके भी हम एनालिटिकल प्रोसीजर कर सकते हैं। Then analytical procedure may be applied to consolidated financial statements, components and individual elements of information। ये हम एनालिटिकल प्रोसीजर है वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स मतलब जनरली ब्रांच हो गई या फिर जो सब्सिडरी एसोसिएट्स वगैरह है, तो उसके या फिर इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये आपको करेक्ट इनकरेक्ट में पूछ सकते हैं,
राइट, तो ये अंडरलाइन करिएगा, राइट, ये काफी सिंपल है ना। चलिए, then we can say that analytical procedure may be segregated into the following major types: a comparison of client and industry data, client और industry data को हम compare कर सकते हैं, comparison of client data with similar prior period data, then comparison of client data with client determined expected results, client data with auditor determined expected results, and client data with expected results using non financial data। ये जो हमने आगे के पेज में जो समझा उसी की समरी टाइप है, राइट, कुछ खास अलग नहीं। पर हाँ, ये आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट, कि एनालिटिकल प्रोसीजर में बी सेग्रीगेटेड इनटू फॉलोइंग मेजर टाइप्स है, तो वो कौन सा मेजर टाइप्स है वो आपको पूछ सकते हैं, तो ये आपको लिखने रहेंगे। ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस भी पूछते हैं। ऑडिट का पेपर जनरली लेंथी नहीं होता है, उसका आंसर काफी शॉर्टर होते हैं, 4-5 पॉइंट में आपको 4 मार्क्स मिल जाता है, राइट, तो उसमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट और सही आंसर लिखने जरूरी, तो ये आपको मार्क्स मिलेंगे। चलिए, SFR20 एनालिटिकल प्रोसीजर, स्कोप ऑफ SFR20। SFR20 deals with auditors use of analytical procedure as substantive procedures, substantive analytical procedure, and as a procedure near the end of the audit that assist the auditor when forming an overall conclusion of the financial statement। SF520 है वो दो चीजों से, इस पैराग्राफ में जो दिया गया दो चीजों से डील करता है। एक तो एनालिटिकल प्रोसीजर एज अ सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, हमने ऐसे 500 जब पढ़ा था उसके साथ पढ़ा था वेरियस ऑडिट प्रोसीजर, जिसमें रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, देन फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर के अंदर दो प्रोसीजर थी, टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर, और सब्सटेंटिव प्रोसीजर के अंदर भी दो प्रोसीजर थी, टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। तो हम एज अ सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर कर सकते हैं, और जो भी ईयर एंड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट खत्म आने को आए तब भी हम एनालिटिकल प्रोसीजर करेंगे, जिसमें हम ईयर टू ईयर प्रॉफिट रेशियोज है या फिर एक्सपेंसेस वगैरह है उससे कंपेयर करेंगे, राइट। The use of analytical procedure as a risk assessment procedure is dealt within SA 315। SA 315 में जो risk assessment procedure है वहां पर भी हम analytical procedure use करेंगे। तो generally analytical procedure है वो risk assessment में भी use होगी, substantive analytical procedure में भी use होगी, और as well as एंड कंक्लूजन ऑफ द ऑडिट के टाइम पे भी यूज होगी। तो जनरली एनालिटिकल प्रोसीजर सारे ही पूरे ही ऑडिट में कवर अप होती है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, राइट, वो आगे भी आएगा। SA 330 includes requirements and guidance regarding the nature, timing, and extent of audit procedure in response to assessed risks. This audit procedures may include substantive analytical procedure। SA 330 जो एक्चुअली टेस्ट ऑफ डिटेल्स है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर वगैरह है, वो सारी चीजें 330 में कवर अप होती है, जो मैंने SA 500 के टाइम आपको समझाया था। तो जो उसमें वेरियस ऑडिट प्रोसीजर है उसमें से एक सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर भी है, राइट। Objective: to obtain relevant, reliable audit evidence when using substantive analytical procedure, and to design and perform analytical procedure near the end of the audit that assists the auditor when forming an overall conclusion as to whether the financial statements are consistent with the auditor's understanding of the end। Right? काफी सिंपल टॉपिक चल रहा है, राइट। स्कोप है, ऑब्जेक्टिव है, इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको शायद करेक्ट इनकरेक्ट वगैरह में पूछ सकते हैं, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, राइट, आप इजीली इसे याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्पस एंड टाइमिंग ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। Purpose of analytical procedure: analytical procedure use comparison and relationship to assess whether account balances or other data appear reasonable, right, वो भी हमने समझा। For instance, establishing the relationship that exists between certain balances included in the balance sheet and statement of P&L and comparing them with those that existed between the same set of balances in previous year, reconciling the physical balances of assets with the relevant financial record। एक तो हमने जो प्रीवियस ईयर के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं, दूसरा रिकंसाइल कर सकते हैं जो फिजिकल बैलेंस है, इन्वेंटरी है या फिर कैश वगैरह है या और कोई फिक्स्ड एसेट है, उसका फिजिकल और फाइनेंशियल रिकॉर्ड के हिसाब से जो है उसे हम रिकंसाइल कर सकते हैं, वो भी एनालिटिकल प्रोसीजर का पार्ट कह सकते हैं। Obtaining of account from the bankers, account receivables, account payables, and reconciling with relevant balances in books of account। थर्ड पार्टी जो कंफर्मिंग पार्टी है, SA 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन जो हमने समझा था चैप्टर 3 पार्ट 2 के अंदर, तो उसमें अगर हम थर्ड पार्टी के पास से अगर कोई भी कंफर्मेशन लेते हैं और वो कंफर्मेशन और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जो है उन दोनों के रिकंसाइल करना, राइट, वो भी एनालिटिकल प्रोसीजर है। मतलब वो जो कंफर्मेशन मंगवाना है वो एक्सटर्नल कंफर्मेशन है, उसके बाद उसे रिकंसाइल करना एनालिटिकल प्रोसीजर।
confirming amounts of outstanding income and expenses by preparing reconciliation statement etc. जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, एक्सपेंस हो या इनकम हो, किसी के लिए भी, उसका भी रिकंसिलिएशन एनालिटिकल प्रोसीजर कहलाया जाएगा. This are helpful in the detection of unusual state of affairs and mistakes in accounts. अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो उसे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ये आपको फिर से रीड करने की जरूरत नहीं, ये काफी सिंपल था, इसमें कोई अलग कुछ खास चीज नहीं थी, तो आप फिर से रीड नहीं करेंगे तो चलेगा. एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल्स मैं एक बार पढ़ रहा हूं, आप एक बार यहां पर देख रहे हैं, उसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, काफी सिंपल है. In XYZ Limited, after applying analytical procedure as comparison of the gross profit ratio with that of the previous year, it is discovered that there has been a fall in the ratio. Therefore, it became necessary for the auditor to make further inquiries, as it may be due to pilferage of inventories, misappropriation of a part of the sale proceeds, or a change in the cost of sales without corresponding increase in the sell price. ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो था, राइट, वो प्रीवियस ईयर से काफी कम हो गया है, तो उसके रीजंस क्या है वो हमें इंक्वायर करने रहेंगे, राइट. वो जो दो कंपैरिजन की प्रीवियस ईयर का और इस साल का वो कंपैरिजन है, वो एनालिटिकल प्रोसीजर है, और वो एनालिटिकल प्रोसीजर के हिसाब से हम इंक्वायरी करेंगे, राइट. तो हम यहाँ पर जानेंगे कि क्यों ऐसा हुआ. हो सकता है कि कोई पिल्फरेज वगैरह हुआ, उससे ज्यादा लॉस हो गया है, राइट, उस वजह से ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कम आया, या फिर कॉस्ट प्राइस है वो बढ़ गई है बट कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन सेल प्राइस नहीं हुआ है. ऐसे तो अगर कॉस्ट बढ़ी है तो सेल प्राइस भी बढ़नी चाहिए, बट वो नहीं बढ़ी है, तो वो भी एक रीजन हो सकता है. तो सेल प्राइस क्यों नहीं बढ़ाई गई वो हमें समझना रहेगा. उसके बाद जस्टिफाइबल आंसर हो सकता है, पर वो जस्टिफिकेशन लेना कंपलसरी रहेगा. On verifying the balances of sundry account receivables by obtaining the confirmation of their statement of accounts, it will be possible for the auditor to find out whether the discrepancy in the balance of an account receivable is due to the failure to debit his account with the cost of goods supplied to him, or is the result of non-adjustment of remittance received from him. अकाउंट्स रिसीवेबल है, राइट, उनके पास से जो कंफर्मेशन लिया उस हिसाब से और जो अकाउंट्स में दिखाया है उन दोनों में डिफरेंसेस है, तो वो डिफरेंसेस के रिकंसिलिएशन करेंगे. रिकंसिलिएशन में हमें पता चलेगा कि क्यों ऐसा हुआ. हो सकता है उनको सेल किया वो उन्होंने, या हमने बुक नहीं किया, या फिर उनके पास से कोई रिसिप्ट मिली है वो जो क्लाइंट है उन्होंने बुक नहीं किया, या फिर जो डेटर है उन्होंने बुक नहीं किया. तो ऐसा कुछ रीजंस हो सकता है. Then same with account payable, the discrepancies due to failure to afford him credit for one or more consignment of goods supplied by him, or failure to debit him with an amount of remittance. Then inventories of raw materials and stores at the end of year, any excess or shortages therein shall be detected. The investigation of their causes might disclose that the shortages were the result of misappropriation of inventory, or that the excess were due to requisition having been entered before the inventories were issued. यहाँ पर इन्वेंटरी है, उसमें शॉर्टेज या फिर एक्सेस मिल सकता है, तो वो क्यों मिला वो हमें जानना रहेगा. वो रीजंस ऐसे हो सकते हैं कि मिसअप्रोप्रिएट हो, चोरी हो गई, या फिर मिसयूज हुआ है उस वजह से शॉर्टेज आ रही है, या फिर एक्सेस इसलिए है, राइट, क्योंकि एक्चुअल में एक्चुअल गुड्स इश्यू नहीं किए हैं बट ऑन पेपर कर दिए है, उस वजह से इन्वेंटरी ज्यादा दिख रही है फिजिकली, बट एक्चुअल में वो यूज हो जाने वाली है, राइट. ऐसे रीजंस हो सकते हैं. बाय रिकंसाइलिंग द अमाउंट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स कलेक्टेड विद द अमाउंट्स व्हिच हैड अक्रूड ड्यू एंड दैट व्हिच आर आउटस्टैंडिंग फॉर पेमेंट, द मिस्टेक्स इफ एनी इन द एडजस्टमेंट्स ऑफ सच इनकम वुड बी डिटेक्टेड. इंटरेस्ट या डिविडेंड इनकम है, राइट, उसमें अगर कितनी अमाउंट होनी चाहिए और कितनी है उनको हम रिकंसाइल कर सकते हैं, राइट. ये सारे एग्जांपल्स है, काफी सिंपल थे, ये आप फिर से नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा, राइट. और कुछ ये फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है. इसमें से करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू वगैरह बन सकते हैं. चलिए, द ओवरऑल टेस्ट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर मेकिंग इंटरफॉर्म एंड इंट्राफॉर्म कंपैरिजन ऑफ द ट्रेडिंग रिजल्ट्स. इंटरफॉर्म और इंट्राफॉर्म हो सकता है, मतलब जो इंटरफॉर्म में हम कौन सा करेंगे, इंटरफॉर्म मतलब दूसरी फॉर्म के साथ कंपैरिजन, जो हमने देखा था कि इंडस्ट्री डेटा के साथ है या फिर कॉम्पिटिटर के साथ अगर कंपैरिजन कर रहा है, राइट, तो वो इंटरफॉर्म होगा. इंट्राफॉर्म प्रीवियस पीरियड के साथ अगर कंपैरिजन कर रहे हैं, या फिर बजट वगैरह है उनके साथ अगर कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें इंट्राफॉर्म कंपैरिजन रहेगी. ये आपको करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, राइट. ये एग्जांपल एक बार पढ़ लीजिएगा. Similarly, it would also be possible to compare the balances on the statement of P&L with that of previous period. It would be possible to find out the reasons for increase or decrease in the amount of profits of those years. हम प्रॉफिट एंड लॉस को इस साल और प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर कर सकते हैं और उसमें प्रॉफिट
है वो क्यों इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, प्रॉफिट या लॉस जो भी है, राइट, वो रीजंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं by setting up certain expense ratios on the basis of balances included in the statement of P&L for the year under audit, comparing them with same ratios for the previous year. It is possible to ascertain the extent of increase or decrease in various items of expenditure in relation to sales and that of trading profit in relation to sales. हम जो भी एक्सपेंसेस है उनको कोई भी आइटम के साथ कंपेयर करके रेशियो एनालिसिस कर सकते हैं और वो रेशियोस है उसे हम प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर कर सकते हैं, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं वो हम एनालाइज कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, राइट, इस तरह से हम ऑडिट प्रोसीजर कर सकते हैं. Then, if difference are found to be material, the auditor would ascertain the reasons thereof and assess whether the accounts have been manipulated to inflate or suppress profit. क्या ये जो भी रीजंस है, राइट, मतलब एक तो डिफरेंस अगर मटेरियल लग रहे हैं तो क्या ऐसा कोई रीजन है कि उस वजह से प्रॉफिट है उससे इन्फ्लेट या फिर सप्रेस करने के रीजन से उन्होंने ये सब कुछ किया है, उसमें एक्सपेंसेस में इंक्रीज डिक्रीज किया है, तो ऐसा क्यों हुआ है वो हम अलग अलग रेशियोज फाइंड करके उसमें जो डिफरेंसेस आ रहे हैं वो समझकर हम ऐसा कर सकते हैं. An abnormal fall in the cost of manufacture or that in the administrative cost. Apart from economy in expenses, there could be no provision or less provision of expenses incurred in the year. ऐसा हो सकता है कि कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, राइट, उसमें एबनॉर्मल फॉल मतलब काफी कम हो गया है इस साल, तो ऐसा हो सकता है कि इकोनॉमी ऑफ एक्सपेंस मतलब हम ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, ज्यादा परचेस कर रहे हैं, राइट, या मतलब बल्क परचेस वगैरह में इकोनॉमी ऑफ एक्सपेंस मिलता है, डिस्काउंट्स वगैरह मिल सकते हैं, तो अगर ऐसा कुछ रीजन है तो ठीक है. बट इसके अलावा क्या रीजन हो सकता है कि नो प्रोविजन या फिर लेस प्रोविजन, जो एक्सपेंसेस के प्रोविजन करने चाहते हैं एक्चुअल में अभी तक उन्होंने पे नहीं किया है बट अक्रू हो गए हैं वो एक्सपेंस, तो उसके लिए जो प्रोविजन किए हैं वो कम है, होने चाहिए उनसे कम है, या फिर प्रोविजन ही नहीं किए उस वजह से भी एक्सपेंस कम दिख सकते हैं. उनके पीछे उनका रीजन हो सकता है कि प्रॉफिट को ज्यादा दिखाना है, राइट, तो ये एक रीजन हो सकता है. तो अगर एबनॉर्मल फॉल है इन द एक्सपेंसेस, राइट, तो वो क्यों है, और हो सकता है कि नो प्रोविजन या फिर लेस प्रोविजन इज वन ऑफ द रीजन बिहाइंड इट, तो वो हमें एनालाइज करना रहेगा. When it is suspected, the auditor should compare the entries in the outstanding book with those in the previous year. Outstanding expenses वगैरह है, इनकम वगैरह है, उसे इस साल और प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर करने रहेंगे. He must also check the vouchers for 1 month immediately before close of following years. जनरली क्लोज ऑफ फॉलोइंग ईयर्स नहीं कह सकते, मतलब ऐसा हो सकता है यहाँ पर, मतलब थोड़ी सी लैंग्वेज गलत लग रही है. हम जनरली ईयर एंड के पहले का जो लास्ट मंथ है, राइट, उसमें जनरली चेक करेंगे, मार्च मंथ में चेक करेंगे जनरली कि कोई ऐसी एंट्रीज नहीं है ना कि जो है करंट ईयर की बट उसे फॉलोइंग ईयर्स में दिखाया हो, या फिर ऐसा कुछ नहीं है ना कि जो फॉलोइंग ईयर्स में जो एंट्रीज है वो इस साल दिखाई गई हो, करंट ईयर में दिखाए हो. इसलिए जनरली जो लास्ट मंथ ऑफ द करंट ईयर एज वेल एज फर्स्ट मंथ या करंट जो भी फॉलोइंग ईयर है उसके शुरुआती पीरियड में हमें देखना चाहिए कि कोई ऐसा नहीं है ना कि जिस पीरियड का जो ट्रांजैक्शन है वो उसी पीरियड में रिकॉर्ड हुआ है या नहीं, वो हम देखेंगे, राइट. वो हमने एसर्शंस में पढ़ा था, कट ऑफ मतलब कि जिस पीरियड का जो ट्रांजैक्शन है वो उसी पीरियड में रिकॉर्ड होना चाहिए. मतलब ऐसा देखना है कि अगर हम फॉर एग्जांपल हम 22-23 का अगर हम ऑडिट कर रहे हैं तो कोई भी 22-23 का ट्रांजैक्शन है वो 23-24 में रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, और 23-24 का ट्रांजैक्शन है वो कोई 22-23 में रिकॉर्ड नहीं होने चाहिए, वो हमें देखना रहेगा. To verify that none of the expenses in the accounts under audit have been charged to accounts of the following years. कोई भी इस साल का एक्सपेंस वगैरह है, कोई भी ट्रांजैक्शन है वो फॉलोइंग ईयर में रिकॉर्ड नहीं होने चाहिए. ये जो पैराग्राफ है, राइट, इसमें से ये तो एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, राइट. ये जो क्वेश्चन है वो नवंबर 22 में शायद पूछा था. बाकी ये जो सारे पैराग्राफ है उसमें से करेक्ट इनकरेक्ट, ये जो सारे पैराग्राफ है उसमें से करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू वगैरह बन सकते हैं, राइट. Often it is possible to independently verify the correctness of some of the items of expense included in the statement of P&L. P&L के आइटम में जो है, राइट, कुछ एक्सपेंसेस वगैरह आप इंडिविजुअली भी चेक कर सकते हैं. कैसे, वो एग्जांपल दिया है. For instance, the cost of importing goods which are subject to an ad valorem duty at uniform rate can be verified from the amount of duty
पेड। एड वैलोरम ड्यूटी का मतलब होगा कि वैल्यू पर कोई परसेंटेज लगा कर ड्यूटी लगाई जाएगी। इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि कितनी ड्यूटी पे की, उस हिसाब से हम चेक कर सकते हैं कि कितना इंपोर्ट किया हुआ। Similarly, a quantity of a sugar sold by sugar mill can be verified independently from the amount of GST paid. आपने GST पढ़ा ही होगा तो आपको पता होगा कि GST है तो वो भी सेल्स की जो वैल्यू है उस हिसाब से लगेगा। तो हमने कितना सेल्स किया है वो अगर हमें चेक करना है तो GST कितना पे हुआ है वो हम चेक कर सकते हैं, राइट। उससे वाइस वर्सा कोई भी आइटम के लिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो बराबर है कि नहीं। Similarly, the amount of any income or expense which has a direct relationship with the amount of profits or that of sales can be verified independently. For example, commission paid to manager calculated on the basis of net profits, commission paid to a selling agent as a percentage of sales, etc. Such calculation of ratios, trends and comparison is also termed as analytical review. कोई एक आइटम के बेसिस पर दूसरा आइटम हो रही है, राइट, तो हम इजीली चेक कर सकते हैं। लाइक कमीशन बेसिस ऑन सेल्स वगैरह है तो सेल्स कितना हुआ है और उस हिसाब से कमीशन एक्सपेंस कितना है वो चेक कर सकते हैं। एज वेल एज कमीशन एक्सपेंस जो आया है, राइट, उससे हमें अगर चेक करना है तो सॉरी, हमने कमीशन एक्सपेंस के लिए समझा, अगर हमें सेल्स इस तरह से चेक करना है तो कमीशन एक्सपेंस है उसमें रिवर्स कैलकुलेशन से हमें सेल्स भी पता चल सकता है कि वो बराबर है कि नहीं, राइट। तो ऐसी चीजें करना भी एनालिटिकल रिव्यू ही कहलाया जाएगा। Thus, it is important to note that analytical procedure may help to identify the existence of unusual transactions or events and amounts, ratios, trends that might indicate matters that have audit implications. Unusual or unexpected relationships that are identified may assist the auditor in identifying risks of material misstatement, especially risk of material misstatement due to fraud. अगर इसमें कोई भी unusual, unexpected रीजंस मिल रहा है, डिफरेंसेस मिल रहे हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है और जनरली वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट फ्रॉड से होने के चांसेस ज्यादा रहेगा, रिस्क वहां पर बढ़ जाएगा, राइट। आपको जानकर शायद हैरानी हो सकती है बट जो ये लाइन है, राइट, often it is possible to independently verify the correctness of some of the items of expenses included in statement of profit and loss. ये जो लाइन है वो एक बार क्वेश्चन पेपर में पूछी गई है, इसे एक्सप्लेन करना था और इसके एक्सप्लेनेशन में ये जो पैराग्राफ है इसके नीचे जो 3 पैराग्राफ्स दिए हुए हैं वो 3 पैराग्राफ लिखने थे, राइट। काफी कॉर्नरिंग भी करते हैं क्वेश्चन में, सीधा ही ये लाइन उठा के पूछ दी थी। अगर ये आपने पढ़ा ना होना तो आपको ये क्वेश्चन में आंसर क्या करना है ना वो आपको नहीं पता चलता, राइट। समझ में आना थोड़ा डिफिकल्ट है और एग्जाम के टाइम पे वो ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, इसीलिए मॉड्यूल में से पढ़ना जनरली एडवाइजेबल होता है। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है तो आप थोड़ा सा समझ के लिख सकते हैं, बाकी तो आप फेक कर ही आएंगे, राइट। इसीलिए अच्छे से पढ़िएगा, राइट। जो भी पढ़ो वो अच्छे से पढ़िएगा, कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, कुछ भी पूछ सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइमिंग ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर कब की जाएगी? एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर्स यूज एनालिटिकल प्रोसीजर इन ऑल स्टेजेस ऑफ द ऑडिट। एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर होगा वो सारे स्टेजेस में ऑडिट एनालिटिकल प्रोसीजर को यूज करेगा। ये May 23 में ये लाइन करेक्ट इनकरेक्ट में पूछी गई है। Analytical procedures are required in the planning phase and it is often done during the testing phase. In addition, these are also required during the completion phase. ये तीनों phases पर की जाएगी, planning phase, testing phase. Testing phase में substantive analytical procedure and completion phase, right? तो पूरे ही audit में इसे cover up किया जाता है, right? Analytical procedure in planning the audit. In the planning stage, analytical procedure assists the auditor in understanding the client's business and in identifying areas of potential risk by indicating aspects of and developments in the entity's business of which he was previously unaware. रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में ये यूजफुल हो सकती है। रिस्क को आइडेंटिफाई करने, बिजनेस को समझने में एनालिटिकल प्रोसीजर यूज की जा सकती है। जो उनको पहले किसी और चीज से या कोई और प्रोसीजर के कोई और प्रोसीजर करके नहीं पता चला था, वो यहाँ पर कर सकते हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर यूज कर सकते हैं। This information will assist the auditor in determining the nature, timing and extent of his other audit procedure. Analytical procedure in planning the audit use both financial and non-financial information such as number of employees, square feet of selling space, volume of goods produced and similar information. प्लानिंग करने से मतलब कितने एम्प्लॉइज वगैरह है, कितना एरिया है,
वॉल्यूम ऑफ गुड्स प्रोड्यूस जनरली कितना किया जाता है, उससे पता चलेगा रिस्क कितना है, वॉल्यूम कितना है उससे पता चलेगा, साइज कॉम्प्लेक्सिटीज पता चलेगी, और हम फिर अदर ऑडिट प्रोसीजर उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं. For example, analytical procedure may help the auditor during the planning stage to determine the nature, timing, and extent of audit procedure that will use to obtain audit evidence for specific account balance or classes of transactions. चलिए, ये काफी सिंपल है, तो ये आपको MCQ या करेक्ट इनकरेक्ट में पूछ सकते हैं, आप एक बार पढ़ सकते हैं, कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है. सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब हमने यहाँ पर जो 3 चीजें देखी उसमें जो ये प्लानिंग फेज थे वो हमने यहाँ पर पढ़ा. दूसरा जो टेस्टिंग फेज है वो टेस्टिंग फेज के बारे में ही सबसे ज्यादा समझाया है, और ये जो कंप्लीशन फेज, कंक्लूजन के टाइम पे हम एनालिटिकल प्रोसीजर कैसे यूज करेंगे उसका सिर्फ छोटा सा पैराग्राफ दिया है, और ऐसा बोल दिया है कि वो हम फाइनल में पढ़ेंगे. तो यहाँ पर इस चैप्टर में अभी जो है वो सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर पे ज्यादा फोकस किया गया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है. चलिए वो समझते हैं. The auditor's substantive procedure at the assertion level may be test of details, substantive analytical procedure, or a combination of both. The decision about which audit procedure to perform, including whether the use of substantive analytical procedure is based on the auditor's judgment about the expected effectiveness and efficiency of the available audit procedures to reduce audit risk at the assertion level to an acceptably low level. ये हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 3 में डिस्कस किया हुआ है. चैप्टर 1 में हमने देखा है कि रीजनेबल एश्योरेंस हमें लेना है, राइट, हो सके उतना हमारा जो ऑडिट रिस्क है उसे रिड्यूस करना रहेगा, उसके लिए हम वेरियस प्रोसीजर्स करेंगे, राइट. तो जो वेरियस प्रोसीजर है उसमें जो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में सब्सटेंटिव प्रोसीजर है उसके अंदर टेस्ट ऑफ डिटेल्स एज वेल एज सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर कर सकते हैं. दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, इधर और हो सकता है, राइट. तो जनरली हम कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं. The auditor may inquire of management as to availability and reliability of information needed to apply substantive analytical procedure and the results of any such analytical procedure performed by the entity. It may be effective to use analytical data prepared by management provided the auditor is satisfied that data is properly prepared. हम मैनेजमेंट अगर कोई भी substantive analytical procedure kind of एनालिसिस वगैरह करती है तो उनको भी हम कंसिडर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो डेटा रिलायबल होना चाहिए, ऑडिटर को उसके ऊपर रिलायबिलिटी लगनी चाहिए तो ही वो यूज कर सकता है, बाकी यूज नहीं करेगा, राइट. ये पैराग्राफ कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, अब फिर से ना रीड करें तो चलेगा. ये इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर, राइट. यहाँ पर हमें 7 फैक्टर्स दिए गए हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछ सकते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आ सकते हैं, राइट. इसमें से 3-4 एक बार पूछे भी गए हैं, इस बार भी पूछ सकते हैं, राइट. तो ये अच्छे से समझिएगा. यहाँ पर सबसे पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा. डेटा अवेलेबल होना चाहिए, आपको जिस तरह से चाहिए उस तरह से मिलना चाहिए, तो आप एनालिटिकल प्रोसीजर कर पाएंगे. Availability of reliable and relevant data will facilitate effective analytical procedure. यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, रिलायबल एंड रिलेवेंट डेटा. रिलायबल और रिलेवेंट डेटा होगा तभी हम उसके ऊपर एनालिटिकल प्रोसीजर कर सकते हैं, राइट. तो ऐसा डेटा अवेलेबल होना चाहिए. नेक्स्ट है डिसएग्रीगेशन. द डिग्री ऑफ डिसएग्रीगेशन इज in available data can directly affect the degree of its usefulness in detecting misstatements. Disaggregation मतलब हो सके उतना narrow kind of किया है, मतलब specified कर दिया है, अलग अलग कर दिया है, राइट. तो वो ज्यादा बेटर रहता है, उसमें से मिसस्टेटमेंट ढूंढना काफी इजी रहता है. फॉर एग्जांपल अगर परचेज है, राइट, तो उसमें से रॉ मटेरियल अलग, कंज्यूमेबल्स अलग, स्टोर्स अलग, इस तरह से हो सकता है. रॉ मटेरियल में भी इंपोर्ट और डोमेस्टिक अलग, उसमें भी मेजर रॉ मटेरियल अलग. इस तरह से अगर डिसएग्रीगेटेड डेटा है तो उसके ऊपर हम जल्दी ही और अच्छी तरीके से एनालिटिकल प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हैं. थर्ड वन, अकाउंट टाइप. सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर आर मोर यूजफुल फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ अकाउंट्स देन अदर्स. Income statement accounts tend to be more predictable because they reflect accumulated transactions over a period, whereas balance sheet accounts represent the net effect of transaction at a point in time or are subject to greater management judgment. जनरली एनालिटिकल प्रोसीजर है वो कहां पर यूजफुल हो पाएगी, इनकम स्टेटमेंट के अमाउंट्स पर. जनरली इनकम एक्सपेंडिचर के ऊपर एनालिटिकल प्रोसीजर ज्यादा इजीली कर सकेंगे क्योंकि उसमें क्यूमुलेटिव ट्रांजैक्शन, सारे एक्यूमुलेटेड ट्रांजैक्शन मिलेंगे. जितने भी पीरियड का हम ऑडिट कर रहे हैं उन सभी का एक्यूमुलेटेड
जो भी रिजल्ट है वो हमें इनकम स्टेटमेंट में मिलेगा, जबकि बैलेंस शीट की आइटम्स जो है वो एक दिन की बैलेंसेस बताती है, तो उसके ऊपर एनालिसिस करना काफी डिफिकल्ट है। और दूसरा रीजन यहाँ पर है वो ग्रेटर मैनेजमेंट जजमेंट की भी बात होगी। बैलेंस शीट में कुछ चीजें होगी वो जजमेंट बेस्ड होगी, प्रोविजन वाली चीज होगी, तो उसके ऊपर एनालिटिकल प्रोसीजर अप्लाई करना काफी डिफिकल्ट हो सकता है, राइट। इसीलिए जनरली इनकम स्टेटमेंट की आइटम्स के ऊपर हम एनालिटिकल प्रोसीजर यूज करेंगे, राइट। ये सब कुछ करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल एक बार पढ़ लीजिएगा। सोर्स: some classes of transactions tend to be more predictable because they consist of numerous similar transactions, for example through routine processes, whereas the transactions recorded by non-routine and estimation squads, significant class of transactions, are often subject to management judgment and therefore more difficult to predict. कुछ सोर्सेस ऐसे होते हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं कि जिसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और एनालिटिकल प्रोसीजर में जनरली जिससे प्रेडिक्ट कर सके ऐसी ही चीज हम यूज करेंगे। अगर वो स्पेसिफिकली जजमेंट वाली चीज है तो उसमें एनालिटिकल प्रोसीजर काफी यूजफुल नहीं होगा, इसलिए हम वो अवॉइड करेंगे, राइट। तो जो रूटीन ट्रांजैक्शंस है, सिमिलर ट्रांजैक्शंस है, उसमें हम यूज करेंगे एनालिटिकल प्रोसीजर रादर देन सम जजमेंटल ट्रांजैक्शंस। ये एग्जाम्पल एक बार पढ़ लीजिएगा। प्रेडिक्टेबिलिटी: substantive analytical procedure are more appropriate when an account balance or relationship between items of data are predictable, for example between sales and cost of sales or between trade receivables and cash receipts। जहां पर कोई प्रेडिक्शन पॉसिबल हो, राइट, दो चीजों के बीच कोई रिलेशनशिप पॉसिबल हो और उससे हम कुछ प्रेडिक्ट कर पाए, वहीं पर एनालिटिकल प्रोसीजर हम कर सकते हैं, राइट। यहां पर जो एग्जांपल है सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो अगर सेल्स बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बढ़ेगा, राइट, सिंपल है ना। तो वो चीज के बीच प्रेडिक्टेबिलिटी पॉसिबल है, या फिर ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश रिसिप्ट्स, राइट, वो प्रेडिक्टेबल कह सकते हैं। A predictable relationship is one that may reasonably be expected to exist and continue over time। वो एक्चुअल में हम reasonably expect कर सकते हैं कि exist हो सकती है और continue भी रहेगी over time, right? उससे हम predictability करेंगे और उसे ही consider करेंगे। Nature of assertions: substantive analytical procedure may be more effective in providing evidence of some assertions, for example completeness or valuation, than for others, for example rights and obligations। Generally कुछ एसेशंस के लिए एनालिटिकल प्रोसीजर एडवाइजेबल है, कुछ एसेशंस के लिए नहीं। लाइक वैल्यूएशन या कंप्लीटनेस हमें चेक करनी है तो हम एनालिटिकल प्रोसीजर कर सकते हैं, बट क्या राइट्स एंड ऑब्लिगेशन एंटिटी का है उसके लिए हम एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं कर सकते, उसके लिए इंस्पेक्शन करना जनरली एडवाइजेबल रहता है। Predictive analytical procedure using data analytics can be used to address completeness, valuation or measurement and occurrence, राइट। डेटा एनालिटिक्स वगैरह यूज कर सकते हैं। ये सब कुछ आपको करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, तो अच्छे से समझिएगा। इनहेरेंट रिस्क और व्हाट कैन गो रॉन्ग: व्हेन वी आर डिजाइनिंग ऑडिट प्रोसीजर्स टू एड्रेस एन inherent risk or what can go wrong, we consider the nature of the risk of material misstatement in order to determine if a substantive analytical procedure can be used to obtain audit evidence. When inherent risk is higher, we may design test of details to address the higher inherent risk. When significant risks have been identified, audit evidence obtained solely from substantive analytical procedure is unlikely to be sufficient. Generally उसका risk क्या हो सकता है, inherent risk क्या है, what can go wrong, उसे हमें समझना रहेगा। रिस्क अगर ज्यादा होगा तो सिर्फ सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर काफी नहीं होगी, उसमें हमें दूसरी ऑडिट प्रोसीजर्स भी करनी रहेगी, कोई और प्रोसीजर से भी हमें ऑडिट एविडेंसेस लेने रहेंगे, राइट, तो उसे भी हमें कंसिडर करना रहेगा। तो यहाँ पर हमने 7 फैक्टर्स स्टडी किए कि जो सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। फर्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, सेकंड डिसएग्रीगेशन, देन अकाउंट टाइप, then source, then predictability, then nature of assertion and what can go wrong or inherent risk, right। ये अच्छे से करिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इजी भी है, समझ में भी आ गया होगा आपको। आपको कभी भी कुछ भी डाउट हो तो बिंदास आप कमेंट कर दीजिए, मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूं, तो प्लीज आप अपने डाउट्स बताइए, मन में मत रखिएगा कुछ, एटलीस्ट डाउट्स तो आप बता ही सकते हैं, बाकी तो आपके मन में बहुत कुछ चल रहा होता, राइट। चलिए, टेक्निक्स अवेलेबल एज अ सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। कौन से टेक्निक्स हम अप्लाई कर सकते हैं सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर के लिए? यहाँ पर 4 टेक्निक्स दी गई है: ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, रीजनेबलनेस टेस्ट एंड स्ट्रक्चरल मॉडलिंग। ये भी काफी इजी है, ये पूछ सकते हैं आपको। चलिए
ट्रेंड एनालिसिस, इसमें हम ट्रेंड एनालाइज करेंगे, काफी मतलब पिछले साल से किस तरह से ट्रेंड रहा है। सेल्स का अगर ट्रेंड फॉर एग्जांपल इंक्रीजिंग है तो इस बार क्यों डिक्रीज हो गया, राइट। अगर जनरल ट्रेंड इंक्रीजिंग का है तो क्यों डिक्रीज हुआ, वो डाउटफुल हो सकता है, राइट। उसके पीछे के रीजंस हमें समझने रहेंगे, राइट। चलिए, trend analysis is commonly used technique. It is the comparison of current data with the prior period balance or with trend in two or more periods balances. The auditor evaluates whether the current balance of an account moves in line with the trend established with previous balances for that account, or based on an understanding of factors that may cause the account to change. जो प्रीवियस ईयर्स की जो ट्रेंड है क्या उसी लाइन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, इस साल का भी जो फाइनेंशियल डेटा है वो उसी लाइन को फॉलो कर रहा है या नहीं, वो हम चेक करेंगे। इन अदर वर्ड्स, ट्रेंड एनालिसिस इंप्लाइज analyzing account fluctuations by comparing current year to prior year information and also to information derived over several years, right। कुछ पिछले सालों के हम डेटा को कंपेयर करेंगे। For example, the auditor may compare the salary paid by the company during the year under audit with the salary paid by the company for several earlier years. There may be some percentage increase in the salary expense over the years. However, an unusual increase in such expense amount may indicate that fraudulent payments are being made to fake employees. अगर हम एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस को चेक करें तो उसमें किस तरह का ट्रेंड है, जनरली इंक्रीजिंग ट्रेंड हो सकता है एक्सपेंस में, बट वो क्या इंक्रीजिंग ट्रेंड सिर्फ अप्राइजल वगैरह के लिए है, हो सकता है कि कोई डायरेक्टर या कोई हायर पोजीशन पे किसी को हायर किया उस लिए भी हो सकता है। पर अगर बहुत ही ज्यादा चेंज आ गया तो उसका मतलब ये भी हो सकता है कि फेक एम्प्लॉयज को कुछ पेमेंट हो रहा है, तो उससे हम एनालाइज करना रहेगा, राइट। ये ट्रेंड एनालिसिस था। सेकंड, रेशियो एनालिसिस। Ratio analysis is useful for analyzing assets and liability accounts as well as revenue and expense accounts. An individual balance sheet account is difficult to predict on its own, but its relationship to another account is often more predictable. For example, trade receivable balances related to sales. Ratios can also be compared over time to the ratios of separate entities within the group or with the ratios of other companies in the same industry. Ratio मतलब एक आइटम जो भी है वो ऐसे ही कंपेयर करना कई बार एडवाइजेबल नहीं होता, उसे किसी और आइटम के साथ कंसीडर करके अगर आप कंपेयर करेंगे तो वो ज्यादा एडवाइजेबल रहता है, राइट। इसीलिए रेशियो एनालिसिस है। यहाँ पर एग्जांपल है, फाइनेंशियल रेशियोज में इंक्लूड ट्रेड रिसीवेबल और इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, फ्रेट एक्सपेंस एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स रेवेन्यू। The statutory auditor can review the gross profit ratio of the company for the year under audit. The auditor can further compare such GP ratio with GP ratio of the company in the earlier year or the GP ratio of the other companies in the same industry for the year under audit. GP ratio है वो अलग अलग तरीके से कंपेयर कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर कर सकते हैं, इंडस्ट्री के साथ, कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर कर सकते हैं, राइट। सिंपल। Reasonableness test. Unlike trend analysis, this analytical procedure does not rely on events of prior period but upon non-financial data for the audit procedure under consideration. For example, occupancy rates of estimate rental income or interest rates to estimate interest income or expenses. रीजनेबलनेस टेस्ट है वो प्रीवियस ईयर के साथ उसका कुछ लेना देना नहीं है, वो इसी साल का रहेगा, उसमें नॉन फाइनेंशियल और फाइनेंशियल डेटा को कंसीडर किया जाएगा, मतलब कितना हम ऑक्यूपेंसी रेट है और कितनी रेंटल इनकम है उसे कंसीडर कर सकते हैं, या फिर इंटरेस्ट इनकम को हमें कंसीडर करना है तो इंटरेस्ट इनकम या एक्सपेंस जो भी है वो कितना रेट वगैरह क्या है और कितने टाइम के लिए लोन ली है या फिर एफडी वगैरह करवाया वो हमें कंसीडर करना रहेगा। इवन हमने जो वेजेस वाला एग्जांपल दिया था तो लेबर आवर्स कितने हैं और वेजेस का रेट कितना है उस हिसाब से वेजेस एक्सपेंस कितना होना चाहिए, तो वो रीजनेबलनेस टेस्ट है कि मोटा मोटी क्या एक्सपेंस या इनकम होनी चाहिए वो हम प्रेडिक्ट करेंगे, वो है या नहीं वो हम चेक करेंगे विद एक्चुअल इनकम या एक्सपेंस, और उसमें अगर वो मोटा मोटी मैच हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो रीजनेबल है, हम मान सकते हैं। उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो ऐसा क्यों हुआ वो हम इंक्वायर करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे। These tests are generally more applicable to income statement accounts and certain accrual or prepayment accounts. In other words, these tests are more made by reviewing the relationship of certain account balances and other balances for reasonableness of amounts. Right? काफी सिंपल है, इसमें से करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू बन सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव में तो आ ही सकते हैं, पर इसमें से करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू भी बन सकते हैं। लाइक जो यहाँ पर था कि डज नॉट रिलाई ऑन
इवेंट ऑन प्रायर पीरियड के ऊपर रिलाई नहीं कर सकता, यहाँ पर एक बन सकता है। यहाँ पर नॉन फाइनेंशियल डेटा पर कर सकते हैं, करना मतलब रहता है जो एम्फासिस है, तो वो एक क्वेश्चन बन सकता है। फिर यहाँ पर ये जो है इनकम स्टेटमेंट अकाउंट, वो भी एक एमसीक्यू या करेक्ट इनकरेक्ट बन सकता है। Interest expense against interest bearing obligations, raw material consumption to production or quantity, wastage and scrap percentage against production and raw material consumption quantity, work in progress based on issue of material or sales quantity, sales discount and commission against sales volume, rental revenue based on occupancy of premises, etc. ये सारे examples हो गए। Last technique है structural modeling. A modeling tool constructs a statistical model from financial and or non-financial data of prior accounting periods to predict current accounting balance. For example, linear regression. स्ट्रक्चरल मॉडलिंग है तो उसमें स्टैटिस्टिकल डेटा को स्टैटिस्टिकल मॉडल्स को यूज किया जाएगा, लाइक लीनियर रिग्रेशन, आपने वो फाउंडेशन या 12th में पढ़ा होगा, राइट। तो यहाँ पर स्टैटिस्टिकल मॉडल्स यूज किए जाते हैं। ये थोड़ा सा लग्जरी और एक्सपेंसिव टूल हो जाएगा, सारी सीए फर्म्स ऑडिटर से वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, राइट। इसके बारे में बहुत ज्यादा समझाया नहीं है, तो सिर्फ इतना ही समझना है। तो हमारे पास 4 टेक्निक्स है एनालिटिकल प्रोसीजर करने के लिए: ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, रीजनेबलनेस टेस्ट एंड स्ट्रक्चरल मॉडलिंग। ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इजी है, तो इजीली आप समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। आपको मजा आ रहा होगा, ये सच में इजी चैप्टर है, आप अच्छे से कर लीजिएगा। आपको 3 to 5 मार्क्स की गारंटी मिल जाएगी, और ये थोड़े थोड़े मार्क्स भी कवर अप होना ना काफी इंपॉर्टेंट होता है। जनरली ये ऐसे छोटे चैप्टर्स ना कई बार स्टूडेंट्स इग्नोर करके जाते हैं, तो आपको वही स्ट्रेंथ बनाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ही आप ऐसे एग्जाम्स में ज्यादा मार्क्स कवर अप कर सकते हैं, राइट। और कुछ अगर आपने जो किया हो और वही क्वेश्चन पेपर में आ जाता है ना, तो एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है, और वो आपको पेपर पूरा करने के लिए काफी बूस्ट करता है, राइट। तो ये अच्छे से करके जाइएगा। एनालिटिकल प्रोसीजर यूज्ड एज अ सब्सटेंटिव टेस्ट, उसके लिए हमने 4 यहाँ पर फेजेस या फिर प्रोसेस के स्टेप्स है, वो हमें कंसिडर करने रहेंगे। डिटरमाइन सुटेबिलिटी ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, इवैल्यूएट रिलायबिलिटी ऑफ डेटा, डेवलप एन एक्सपेक्टेशन एंड डिटरमाइन एक्सेप्टेबल डिफरेंस, राइट। यहां पर समझाया है, इन डिटेल भी उन 4 के बारे में डिस्कस किया हुआ है। Determine the suitability of particular substantive analytical procedure for given assertions, taking account of the assessed risk of material misstatement and test of details, if any, for this assertions. सबसे पहले हमें ये डिटरमाइन करना है कि जो assertion हमें जो हमारा assertion है उसके लिए हमें कौन सी एनालिटिकल प्रोसीजर है वो सुटेबल रहेगी, वो सबसे ज्यादा अच्छी रहेगी, वो हमें डिटरमाइन करना रहेगा। Then evaluate the reliability of data from which the auditor's expectation of recorded amounts or ratios is developed, taking account of source, comparability and nature of relevance of information available and control over preparation. हमें जो हमने ऑडिट प्रोसीजर डिटरमाइन की उसके लिए हमें डेटा जो है, राइट, वो कितना रिलायबल है, वो हमें कहाँ से मिल रहा है, उसका नेचर कैसा है, रिलेवेंस कितना है, उसके प्रिपरेशन के ऊपर कैसे कंट्रोल्स रहते हैं, वो सोर्स क्या है, वो सब कुछ, कंपेरेबिलिटी सब कुछ हमें देखना है, और उस हिसाब से हमें इवेल्यूएट करना है कि whether this data is reliable or not. Then develop an expectation of recorded amounts or ratios and evaluate whether the expectation is sufficiently precise to identify a misstatement that individually or when aggregated with other misstatements may cause the financial statements to be material misstated. और उस हिसाब से हमें जो डेटा मिला है उस हिसाब से हम एक एक्सपेक्टेशन है वो हम डिटरमाइन करेंगे कि क्या होना चाहिए, क्या एक्सपेंस या क्या इनकम होनी चाहिए, राइट, वो हम डिटरमाइन करेंगे। जो भी हमें रिलेवेंट लग रहे हैं वो सारे ही एजम्पशंस वगैरह कंसिडर करेंगे, सारी ही मैटर्स हम कंसिडर करेंगे, और उस हिसाब से हम एक एक्सपेक्टेशन डेवलप करेंगे। Determine the amount of any difference of recorded amounts from expected values that is acceptable without further investigation. और फिर वो जो हमें expected result मिला है, expectation जो हमारी डेवलप हुई है, और उसे हम एक्चुअल डेटा के साथ कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कितना डिफरेंस है, वो ठीक है कि चलो इतना डिफरेंस हुआ तो हम इग्नोर कर सकते हैं, फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। बाकी अगर डिफरेंस ज्यादा आ रहा है तो हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी करना रहेगा, राइट। तो ये 4 पॉइंट्स है। सबसे पहले सुटेबिलिटी ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर हम वो डिटरमाइन करेंगे, देन इवैल्यूएट द रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा, देन डेवलपमेंट ऑफ द एक्सपेक्टेशन, देन डिटरमाइन दैट के डिफरेंस जो भी है, राइट, बिटवीन द एक्सपेक्टेशन एंड एक्चुअल रिजल्ट, वो हम कब कितना होगा तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं विदाउट
इन्वेस्टिगेशन। इन चारों को यहाँ पर इन डिटेल भी समझाया है, वो हम समझते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला है, suitability of particular analytical procedure for given assertions. Substantive analytical procedure are generally more applicable to large volume of transaction that tend to be predictable over time. Generally वो large data में अप्लाई किया जाता है। स्मॉल डेटा के लिए तो हम इन्वेस्टिगेशन भी इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं, बट लार्ज डेटा होगा तो वहां पर हमें एनालिटिकल प्रोसीजर ज्यादा एडवाइजेबल रहती है। The application of planned analytical procedure is based on the expectation that relationship among data exist and continue in the absence of known condition to the contrary. हमें जहां तक पता है वो सब कुछ उसके बीच रिलेशनशिप है और वो एग्जिस्ट भी करती है और वो कंटिन्यू भी है। हाँ, वो कब हम कहेंगे कि कॉन्ट्रारी, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए कॉन्ट्रारी की जो कंडीशन, मतलब ऐसा नहीं है, राइट, उसके बीच रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करती या वो कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे, ऐसी कोई कंडीशन नहीं मिलेगी तब हम उसे कंसिडर कर सकते हैं, उसके ऊपर एनालिटिकल प्रोसीजर यूज कर सकते हैं। However, the suitability of particular analytical procedure will depend upon the auditor's assessment of how effective it will be in detecting a misstatement that individually or when aggregated with other misstatements may cause the financial statements to be materially misstated. हमें इसमें से देखना है कि एनालिटिकल प्रोसीजर जो है उसकी सूटेबिलिटी कैसे है, उसमें से हमें क्या मिसस्टेटमेंट मिल सकते हैं, राइट, और उसकी इंपैक्ट क्या हो सकती है वो हमें कंसिडर करना रहेगा। In some cases, even an unsophisticated predictive model may be effective as an analytical procedure. कई बार काफी unsophisticated predictive model है वो भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, उससे भी हमें काफी इंपॉर्टेंट एनालिटिकल प्रोसीजर हो जाएगी और हमारा जो रिजल्ट हमें चाहिए वो मिल सकता है। सिंपली लेबर आवर्स और वेजेस रेट को अप्लाई करके वेजेस एक्सपेंस पूरा ही चेक कर लेना काफी इजी और कह सकते हैं अनसोफिस्टिकेटेड प्रेडिक्टिव मॉडल, राइट। यहाँ पर एग्जाम्पल है वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। Different types of analytical procedure provide different level of assurance. Analytical procedure involving, for example, prediction of a total rental income on a building divided into apartments, taking the rental rates, the number of apartments and vacancy rates into consideration, can provide persuasive evidence and may eliminate the need for further verification by means of test of details, provided the elements are appropriately verified. हमें अगर रेंटल इनकम देखनी है, राइट, तो यहाँ पर 4-5 चीजें जो रिक्वायरमेंट है, राइट, कि नंबर ऑफ अपार्टमेंट कितने हैं, वैकेंसी कितनी है, उसका जनरली रेट कितना है, ऑक्यूपेंसी कितनी है, वो सब कुछ अगर हम देखेंगे और उससे रेंटल इनकम हम प्रेडिक्ट करेंगे तो वो जनरली हमारे लिए परसुएसिव एविडेंस मिल जाएगा। हमें फर्दर टेस्ट ऑफ डिटेल्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें रेंटल इनकम के लिए और कुछ देखना ही नहीं पड़ेगा। और ये सब कुछ अगर डेटा बराबर है तो ही हम ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि वो जो डेटा एलिमेंट्स है वो सारे ही अच्छे बराबर होने चाहिए, वो रिलायबल होने चाहिए, तो हम फटाफट ये एनालिटिकल प्रोसीजर कर सकते हैं। इसके लिए ये मतलब बहुत ही कम टाइम पे और कम एफर्ट्स में हमें ये सब कुछ मिल जाएगा, राइट। तो इसीलिए जनरली ये ज्यादा एडवाइजेबल रहता है। In contrast, calculation and comparison of gross margin percentages as means of confirming revenue figure may provide less persuasive evidence, but may provide useful corroboration if used in combination with other audit procedure. But अगर हमें gross profit margin से हम ऐसा नहीं predict कर सकते कि sales कितना है, वो बराबर है कि नहीं, वो less persuasive evidence है, वो corroborative evidence बन सकता, राइट। तो वो सिचुएशन टू सिचुएशन अलग अलग होगी, suitability अलग अलग होगी, राइट, वो हमें कंसिडर करना। The determination of the suitability of particular substantive analytical procedure is influenced by the nature of the assertion and the auditor's assessment of the risk of material misstatement. तो यहाँ पर दो चीज है, suitability of particular substantive analytical procedure के लिए दो चीज है, nature of assertion and assessed risk of material misstatement। ये आपको करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। For example, if controls over sales order processing are weak, the auditor may place more reliance on test of details rather than on substantive analytical procedure for assertion related to receivables. अगर sales order processing में उसके जो controls है वो बराबर नहीं है तो वहां पर test of details करना ज्यादा advisable है than substantive analytical procedure. Clear? यहाँ पर bucket दी है, फिलिंग ऑफ द अश्योरेंस बकेट, उसमें सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर करेंगे, राइट, तो हमारा अश्योरेंस बढ़ता जाएगा। पहले हम रिस्क असेसमेंट करेंगे, फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करेंगे, फिर सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर करेंगे, राइट। ये ठीक है, कुछ समझने के लिए कुछ खास नहीं था। Particular substantive analytical procedure may also be considered suitable when test of details are performed on the same assets.
For example, when obtaining audit evidence regarding the valuation assertion for accounts receivable balances, the auditor may apply analytical procedure to an aging of customers' accounts in addition to performing test of details on subsequent cash receipts to determine the collectability of receivables. हम सब्सिक्वेंट कैश रिसिप्ट्स तो देखेंगे ही, उसके साथ हम एजिंग रिपोर्ट वगैरह भी देख सकते हैं, उससे भी हमें पता चलेगा कि वो जो भी रिसीवेबल्स है उनके पास से कितने चांसेस है रिसिप्ट मिलने के, उसके ऊपर क्या प्रोविजन वगैरह करने की जरूरत है या नहीं, हम समझ सकते हैं। राइट, ये काफी सिंपल था। राइट, समझ में आ रहा होगा। इसमें से एमसीक्यू क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन एज वेल एज करेक्ट इनकरेक्ट बन सकते हैं, तो आप अच्छे से समझिएगा, पढ़िएगा। राइट, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट है रिलायबिलिटी ऑफ डेटा। Reliability of data is influenced by its source and nature and is dependent on the circumstances under which it is obtained. वो कहां से मिला है, किस टाइप का डेटा है और कैसे सिचुएशन में मिला है, वो इंपॉर्टेंट है। Accordingly the following are relevant. राइट, यहाँ पर 4 पॉइंट्स दिए हुए, वो आगे समझाया है, वहां पर समझते हैं। फर्स्ट, सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल, कहां से अवेलेबल है वो। फॉर एग्जाम्पल, इंफॉर्मेशन में बी मोर रिलायबल व्हेन इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंडिपेंडेंट सोर्स आउटसाइड द एंटिटी। हमने जो SF 500 के साथ रिलायबिलिटी के जनरलाइजेशन समझे थे, उसमें भी था कि एक्सटर्नल एविडेंसेस आर मोर रिलायबल। राइट, तो अगर डेटा एक्सटर्नल एविडेंसेस के हिसाब से मिला है तो वो ज्यादा रिलायबल है। Comparability of the information available. For example, broad industry data may need to be supplemented to be comparable to that of an entity that produces and sells specialized product. अगर हमें इंडस्ट्री डेटा वगैरह मिल रहा है, हम कंपेयर कर सकेंगे तो वो ज्यादा रिलायबल होगा, क्योंकि कंपैरिजन पॉसिबल है हमारे एनालिटिकल प्रोसीजर के लिए, वो ज्यादा बेनिफिशियल है, उसका आउटकम होगा वो ज्यादा अच्छा रहेगा। राइट, तो स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट से ज्यादा जिसके लिए इंडस्ट्री डेटा, कॉम्पिटिटर का डेटा अवेलेबल है, वो बेनिफिशियल है, वो रिलायबल है, मोर रिलायबल है। Nature and relevance of information available. For example, whether budgets have been established as results to be expected rather than as goals to be achieved. Nature and relevance of information available. कैसी information है, राइट। अगर बजट्स है वो रिजल्ट्स टू बी एक्सपेक्टेड होंगे तो ज्यादा रिलायबल है। अगर वो गोल्स होंगे ना, तो गोल्स बहुत ही बड़े होते हैं, वो नेसेसरी नहीं है कि वो एक्चुअल में अवेलेबल, एक्चुअल में अचीवेबल भी हो। राइट, वो कई बार बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं, तो वो तुरंत अचीवेबल नहीं होते, इसीलिए गोल्स के साथ कंपेयर करना डिफिकल्ट हो सकता है। राइट, वो ज्यादा रिलायबल नहीं होगा। Then controls over the preparation of the information that are designed to ensure its completeness, accuracy and validity. For example, controls over the preparation, review and maintenance of budgets. Control over the preparation of the data, right? वो भी important है, क्योंकि कंट्रोल्स अगर अच्छे होंगे तो उसके ऊपर हम ज्यादा रिलाई कर पाए। राइट, तो 4 फैक्टर्स थे। एक तो सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल, then comparability of the information, the nature and relevance of the information available, and controls over the preparation of the information. The auditor may consider testing the operating effectiveness of controls if any over the entity's preparation of information used by the auditor in performing substantive analytical procedure in response to assessed risk. When such controls are effective, the auditor generally has a greater confidence in the reliability of the information and therefore in the results of analytical procedure. The operating effectiveness of controls over non-financial information may be often be tested in conjunction with other tests of controls. ठीक है। For example, in establishing controls over the processing of sales invoice, an entity may include controls over the recording of unit sales. In these circumstances, the auditor may test the operating effectiveness of controls over the recording of unit sales in conjunction with test of other operating effectiveness of controls over the processing of sales invoices. हम जो सेल्स यूनिट कंसिडर कर रहे थे, राइट, उसका रिकॉर्डिंग जो है उसके साथ दूसरे भी जो रिक्वायर्ड कंट्रोल्स है वो भी देखेंगे, उनके साथ वो जो प्रोसीजर कर रहे हैं उनके साथ जो दूसरे कंट्रोल्स है वो भी ऑपरेटिंग इफेक्टिव है या नहीं, वो हम देखेंगे। अल्टरनेटिवली द ऑडिटर में कंसिडर वेदर द इंफॉर्मेशन वाज सब्जेक्ट टू ऑडिट टेस्टिंग. SF 500 establishes requirements and provides guidance in determining the audit procedures to be performed on the information to be used as a substantive analytical procedures. चलिए, then next, evaluation of whether the expectation is sufficiently precise. Matters relevant to the auditor's evaluation of whether expectation can be developed sufficiently precisely to identify a misstatement that when aggregated with other misstatements may cause the financial statement to be materially misstated include
जो भी एक्सपेक्टेशन है वो क्या हम सफिशिएंटली प्रिसाइसली आइडेंटिफाई कर पाएंगे या नहीं, वो हमें देखना है, क्योंकि उससे पता चलेगा कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकते हैं या नहीं, वो या फिर वो किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, द एक्यूरेसी विथ विच द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ऑफ सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर कैन बी प्रेडिक्टेड। तो कितनी एक्यूरेसी के साथ हम ये एक्सपेक्टेशन डेवलप कर सकते हैं, राइट, वो सबसे पहला पॉइंट है, राइट। उसका एग्जांपल दिया हुआ है, the auditor may expect greater consistency in comparing gross profit margins from one period to another in comparing in discretionary expense such as research and advertising। जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि रिसर्च एंड एडवर्टाइजिंग जो है, राइट, वो डिस्क्रिशनरी है, तो उसमें हम एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या एक्सपेंस होने चाहिए, बट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है तो उसको हम कर सकते हैं, राइट। तो ये एक्यूरेटली हम यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि एक्यूरेटली एक्सपेक्टेशन किसमें पॉसिबल है, वहां पर हम एनालिटिकल प्रोसीजर करेंगे। then degree or to which information can be disaggregated, कितनी डिग्री तक हम कितना हो सके उतना कितने एक्सटेंट तक डिसएग्रीगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर may be more effective when applied to financial information on individual section of an operation or to financial statements of components of a diversified entity than when applied to the financial statements of the entity as a whole। कोई एक कंपोनेंट एक छोटे से पार्ट में एनालिटिकल प्रोसीजर करना ज्यादा पॉसिबल है, मतलब ज्यादा इजी रहेगा, मतलब वो ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है देन पूरे ही ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने से, राइट। Then availability of the information, both financial and non-financial. The auditor may consider whether financial information such as budgets or forecasts as non-financial information such as the number of units produced or sold is available to design substantive analytical procedure. If the information is available, then auditor may also consider the reliability of the इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों ही डेटा अगर होंगे तो बहुत अच्छी तरीके से हम एक्सपेक्टेशन डेवलप कर सकते हैं थ्रू एनालिटिकल प्रोसीजर। तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स जो दिए गए हैं रिगार्डिंग द एक्सपेक्टेशन, राइट, वो क्या है, एक तो एक्यूरेसी, राइट, कि विथ विच हम एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को प्रेडिक्ट कर सके, देन सेकंड डिग्री ऑफ डिसएग्रीगेशन, राइट, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। ये आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, राइट, तो ये अच्छे से करिएगा। तो जो लास्ट पार्ट है ये जो एनालिटिकल प्रोसीजर है उनका, वो देखते हैं। अमाउंट ऑफ डिफरेंस ऑफ रिकॉर्डेड अमाउंट्स फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यूज दैट इज एक्सेप्टेबल, मतलब जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, राइट, और एक्चुअल डेटा है, उन दोनों में कितना डिफरेंस है वो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो डिसाइड करेंगे। तो ऑडिटर्स डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ डिफरेंस फ्रॉम द एक्सपेक्टेशन दैट कैन बी एक्सेप्टेड विदाउट फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय materiality and the consistency with desired level of assurance, taking account of the possibility that a misstatement individually or when aggregated with other misstatements may cause the financial statements to be materially misstated। उनसे कितने चांसेस है कि मटीरियली मिसस्टेटेड हो सकते हैं, वो बेसिस पर हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितना डिफरेंस है वो एक्सेप्टेबल है। As a 330 requires the auditor to obtain more persuasive audit evidence, the higher the auditor's assessment of risk। जब रिस्क है वो ज्यादा होता है तब मोर परसुएसिव ऑडिट एविडेंस चाहिए। अकॉर्डिंगली एज द असेस्ड रिस्क इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ डिफरेंस कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल विदाउट इन्वेस्टिगेशन डिक्रीजेस इन ऑर्डर टू अचीव द डिजायर्ड लेवल ऑफ परसुएसिव एविडेंस। मतलब कि जब रिस्क बढ़ेगा तब जो डिजायर्ड लेवल होगा, मतलब जो डिफरेंस एक्सेप्टेबल डिफरेंस होगा वो कम होगा, राइट, समझ में आ रहा है। उन दोनों के बीच इनवर्स रिलेशनशिप होगा, ये आपको करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, राइट, सिंपल। चलिए, then investigating results of analytical procedure. If analytical procedure performed in accordance with SF 520 identify fluctuation or relationships that are inconsistent with other relevant information or that differ from expected values by a significant amount, the auditor shall investigate such difference by, अगर उसमें डिफरेंसेस आ रहे हैं तो वो हम किस तरह से इन्वेस्टिगेट करेंगे, इंक्वायरिंग ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑब्टेनिंग अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिलेवेंट टू मैनेजमेंट रिस्पॉन्सेस। वो डिफरेंस आ रहे हैं उसके लिए हम मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेंगे और उसके लिए ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करेंगे। ऑडिट एविडेंस रिलेवेंट टू मैनेजमेंट रिस्पॉन्सेस मे बी ऑब्टेन्ड बाय इवैल्यूएटिंग दोज responses taking into account the auditor's understanding of an entity and its environment and with other audit evidence obtained during the course of the audit। Simple। Then performing other audit procedure necessary in the circumstances। अगर necessary होगी तो हम दूसरी audit procedure करेंगे कि जिससे वो difference हो सके, उसके लिए हमें कोई reasonable assurance, कोई दूसरा audit evidence हमें satisfactory result दे तो वो भी हम चलेगा।
The need to perform other audit procedure may arise when, for example, management is unable to provide an explanation or the explanation together with the audit evidence obtained relevant to management's response is not considered adequate. जहां पर मैनेजमेंट है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है या फिर हमें जो एविडेंसेस मिले हैं मैनेजमेंट के पास से वो हमें सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहे, तो हम अलग ऑडिट प्रोसीजर कर सकते हैं. तो जो डिफरेंस आ रहा है तब मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर सकते हैं और उनके पास से एविडेंस लेंगे, और अगर वो बराबर नहीं लगेंगे तो अदर ऑडिट प्रोसीजर्स हम करेंगे. चलिए, देन एनालिटिकल प्रोसीजर दैट असिस्ट व्हेन फॉर्मिंग एन ओवरऑल कंक्लूजन. अगर हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओवरऑल कंक्लूजन करना चाहेंगे तब भी हम एनालिटिकल प्रोसीजर करेंगे. उसमें जनरली क्या होगा कि जो इस साल के जो एक्सपेंसेस इनकम है उसको प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर करेंगे, मोटा मोटी सब कुछ देखेंगे कि रीजनेबल है कि नहीं, बराबर है कि नहीं, और उस बेसिस पर हम कंक्लूजन पर आएंगे. बट ये इन डिटेल फाइनल में है तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट अभी नहीं है, तो एक बार आप रीड कर लीजिएगा. Last point, consideration specific to public sector entities. The relationship between individual financial statement items traditionally considered in the audit of business entities may not always be relevant in the audit of governments or other non-business public sector entities. For example, in many public sector entities, there may be a little direct relationship between revenue and expenditure. जो पब्लिक एंटिटीज होती है, गवर्नमेंट एंटिटीज होती है, वहां पर हर बार इस तरह से एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं कर सकते क्योंकि उसमें जो रिलेशन है वो शायद कुछ अलग हो सकती है. पब्लिक एंटिटीज में जनरली एक्सपेंस और इनकम जो है उन दोनों के बीच डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लाइक रेलवे टिकट्स है तो वो काफी सस्ती होती है, एसटी बस है उसकी सर्विसेज भी काफी चीप होती है, तो वहां पर एक्सपेंस भी कम होता है ऐसा हर बार जरूरी नहीं है. तो वो एक्सपेंस और इनकम के बीच हर बार वैसे ही रिलेशनशिप हो ऐसा हम नहीं मान सकते. इवन जो रोड कंस्ट्रक्शन है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, तो उसमें तो कई बार तुरंत या फिर एग्जैक्ट इनकम मिलती भी नहीं है, राइट. वो जो टैक्स कलेक्ट होता है उसमें से कर सकते हैं, तो वो डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, तो वहां पर एनालिटिकल प्रोसीजर इतनी एडवाइजेबल नहीं होती. In addition, because expenditure on the acquisition of asset may not be capitalized, there may be no relationship between expenditure on, for example, inventories and fixed asset and the amount of those assets reported in the financial statements. कई बार सारी ही जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो उन्हें फिक्स्ड असेट तरीके कंसिडर नहीं करते क्योंकि उनको वो एक्सपेंस करने के बाद उतना बेनिफिट ना भी मिले, इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिलता है, तो कई बार वो एक्सपेंडिचर है राइट उसे कैपिटलाइज नहीं करते हैं. लाइक गार्डन डेवलपमेंट है या फिर बेंचेस वगैरह बनवाना, वो सब कुछ बेनिफिशियल फॉर मोर देन 1 ईयर है, एक्सपेंस भी मटीरियल होगा पर उसे हर बार वो फिक्स्ड एसेट कंसिडर नहीं कर सकते. ऐसी चीजें भी होती है. गवर्नमेंट और पब्लिक एंटिटीज कुछ अलग रहती है, तो उसमें कुछ डिफरेंट टाइप से एनालिटिकल प्रोसीजर करेंगे या फिर इस तरह से तो हम नहीं कर पाएंगे, कुछ हमें सोचना पड़ेगा. उसके बीच रिलेशनशिप हर बार ना हो तो हम एनालिटिकल प्रोसीजर अडॉप्ट भी ना कर पाए. Also, industry data or statistics for comparative purpose may not be available in the public sector. पब्लिक सेक्टर में कई बार कंपैरेटिव होता ही नहीं है क्योंकि कोई स्पेसिफिक सेम साइज का या फिर उस तरह का कॉम्पिटिटर होता ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है, तब हम ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे. However, other relationship may be relevant. For example, variations in the cost per kilometer of road construction or the number of vehicles acquired compared with vehicles retired. उनके कुछ प्रीवियस डेटा के साथ वो कंपेयर कर सकते हैं, राइट. लाइक यहाँ पर रोड है तो उसके कंस्ट्रक्शन के लिए कॉस्ट पर किलोमीटर ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन वो देख सकते हैं, उन्होंने जनरली कितना होता है और एक्चुअल में कितना हुआ है, ऐसे कंपैरिजन पॉसिबल है तो उसे कंसीडर कर सकते हैं. ये जो पैराग्राफ है ये करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, तो उस तरह से आप देखिए, राइट. ये था हमारा एनालिटिकल प्रोसीजर, काफी इजी चैप्टर है, फटाफट हो जाएगा, आप इसे अच्छे से करिएगा तो इसमें से पूरे मार्क्स आने के चांसेस रहेंगे, राइट. होप आपको ये समझ में आया होगा. लाइक एंड शेयर द वीडियो. कमेंट, आपको अगर कुछ भी डाउट है, कोई भी सजेशन है आपका, तो आप बिंदास कमेंट कर सकते हैं एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच.